दाऊद इब्राहिम। मुंबई में दाऊद क्यों? दाऊद इब्राहिम। दाऊद और दाऊद। सियासी बमबाजी में दाऊद। उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पारकर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती। दाऊद के पॉलिटिकल कनेक्शन। फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में दाऊद और दाऊद की गैंग को प्रोटेक्शन देने वाले सरेआम बोल रहे हैं। कराची से धंधा, मुंबई में जिंदा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई को दहलाने के बाद भारत से भागकर पाकिस्तान की शरण में बैठा हुआ है, लेकिन मुंबई में चल रही सियासी बमबाजी में हर रोज दाऊद का नाम लिया जा रहा है। सवाल यही है कि 3 दशक से भारत से दूर होने के बावजूद भी मुंबई से दाऊद का नाम खत्म नहीं हो रहा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ने का वादा किया था और वादे के मुताबिक वो सुबह 10 बजे मीडिया के सामने आए और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता होने का दावा किया। खास बात यह रही कि नवाब मलिक ने भी अपने खुलासे में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद का नाम लिया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी दाऊद के करीबियों से नवाब मलिक के कारोबारी रिश्तों का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र की सियासत में बार बार दाऊद का नाम आने के बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर दाऊद का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है। रील से लेकर रियल की दुनिया तक भारत में सबसे बदनाम नाम, देश का गद्दार, देश का गुनहगार, देश से फरार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर। कहने को तो भारत के इस मोस्ट वांटेड ने आज से 28 साल पहले 1993 बम धमाकों के बाद मुंबई छोड़ दी थी, लेकिन इसका नाम आज भी मुंबई छोड़ने को तैयार नहीं। बॉलीवुड, ड्रग्स, रियल एस्टेट, सट्टेबाजी, हर जगह ये नाम कहीं ज्यादा और कहीं कम लेकिन जिंदा नजर आता है। और राजनीति में किसी पर कीचड़ उछालना हो तो सबसे ज्यादा इसी नाम का इस्तेमाल है। दाऊद इब्राहिम। मुंबई की सियासत में आजकल देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच सियासी बमबाजी चल रही है, लेकिन एक दूसरे की पोल खोलने के चक्कर में दोनों नेता जिस बदनाम नाम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम। 80 और 90 के दशक में जिस डॉन की तूती बोला करती थी, आज वो कराची से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन मुंबई में आज भी उसका नाम बरकरार है। चलिए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं किस तरह ड्रग्स केस से शुरू हुई लड़ाई के बाद दाऊद का नाम फिर से चर्चा में आया और इसके बाद सियासत के दिग्गज एक दूसरे से दाऊद का संबंध जोड़ने में लग गए। ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के खिलाफ खुलासा करते करते सबसे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पिता के नाम में दाऊद शब्द जोड़ा। फिर देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक का दाऊद कनेक्शन बताया। इसके बाद अब नवाब मलिक भी फडणवीस का नाम दाऊद के करीबियों से जोड़ रहे हैं। फडणवीस के खुलासे के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी देने वाले नवाब मलिक सामने आए तो दाऊद का नाम लेकर ही फडणवीस के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन दिखाने की कोशिश की। नवाब मलिक ने दावा किया कि दाऊद के करीबी से देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हैं। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था?
रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा करते हुए नवाब मलिक पर 1993 ब्लास्ट के आरोपियों और दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदने का आरोप लगाया। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं। सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पारकर इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई। फडणवीस ने आरोप लगाने के साथ साथ एक जमीन की डील के सबूत भी पेश किए थे। इसके अलावा फडणवीस की तरफ से आरोप लगाया गया कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल के जरिए ही दाऊद रियल एस्टेट के धंधे का काम करता था। दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पारकर या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अगर नवाब मलिक से अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को जोड़ा तो बीजेपी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नवाब मलिक पर कार्रवाई की मांग कर रही है। आरोप दाऊद और दाऊद की गैंग की मदद का है। फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में दाऊद और दाऊद की गैंग को प्रोटेक्शन देने वाले सरेआम बोल रहे हैं और फिर एक बार अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के हित के लिए तो अब नवाब मलिक जी के प्रकरण में एफआईआर दाखिल करके इंक्वायरी करना आपका काम बनता है। वहीं बीजेपी के विधायक राम कदम ने ट्वीट करके दाऊद का नाम लेते हुए नवाब मलिक पर निशाना साधा। आज रास्ते पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार और दाऊद के गुर्गे के साथ संबंध रखने वाले मंत्री के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। मुंबई में हाल फिलहाल में दाऊद का नाम सिर्फ इंडियाज मोस्ट वांटेड के तौर पर ही सुनने में नहीं आया, बल्कि ये नाम तब भी सामने आया जब नवाब मलिक ने मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट सामने लाया। इस बर्थ सर्टिफिकेट में जोनल डायरेक्टर का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े नजर आया और यहाँ भी दाऊद शब्द का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट का समीर दाऊद वानखेड़े का है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में दाऊद का नाम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। नेता दाऊद से दूसरों का नाम जोड़कर विरोधियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर दाऊद के शोर के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल, क्या 80 और 90 के दशक में मुंबई के अंदर दहशत का दूसरा नाम रहे दाऊद का खौफ आज भी वैसा ही है? सवाल ये भी है, मुंबई में अगर अभी तक दाऊद का नाम लिया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है? राकेश त्रिवेदी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच जारी आरोपों की बमबारी में दाऊद एक टूल की तरह नजर आ रहा है, जिससे नाम जुड़ते ही भारत में कोई भी बदनाम हो जाएगा। इन आरोपों के सच्चाई सामने लाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद का फिलहाल मुंबई में कितना असर बचा है? क्या वाकई डॉन की दहशत मुंबई पर अब भी भारी है या अब सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी पर रिपोर्ट देखिए। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद आतंक का चेहरा बन चुका दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसे हर किसी ने सुना है। कभी फिल्मों के जरिए, कभी अखबारों के जरिए, कभी टीवी पर यह नाम अक्सर सुनाई पड़ता रहता है। फिलहाल भारत के इस मोस्ट वांटेड का पता है D13, ब्लॉक 4, KDA स्कीम 5, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। दाऊद कराची के पॉश और VVIP इलाके में रहता है।
भारत की एजेंसियों को आज भी अपने इस मोस्ट वांटेड की तलाश है ताकि उसके गुनाहों की सजा उसे दी जा सके। लेकिन कराची से ऑपरेट कर रहे दाऊद की मुंबई में चर्चा के बाद ये सवाल उठने लगे कि अभी भी दाऊद की जड़ें मुंबई में काफी मजबूत हैं। हमने मुंबई में इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश शुरू की तो मालूम चला मुंबई में अब सिर्फ दाऊद के नाम का बुलबुला बाकी है। भारत से पाकिस्तान के कराची में जाकर छुपने वाले दाऊद इब्राहिम के नाम का इस्तेमाल करने वाले लोग जानते हैं कि दाऊद खुद सामने आकर ना तो उनके आरोपों को स्वीकार करेगा और ना ही इनकार करेगा, इसलिए उसके नाम का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बात का ठीकरा एक ऐसे आदमी पर फोड़ देना जिसकी मौत हो चुकी हो। सच्चाई यही है कि दाऊद इब्राहिम के लोग अभी भी मुंबई में हैं, लेकिन अब राजनीति से लेकर दूसरे क्षेत्रों में उनका दखल ना के बराबर है। एक्सपर्ट की माने तो दाऊद से पुराने संबंध हो सकते हैं, लेकिन दाऊद से मदद लेना या देना इस दौर में पॉलिटिकल खुदकुशी से कम नहीं। दाऊद जो है वो आजकल विपिंग बॉय बना हुआ है। इसी तरह जो बाकी अंडरवर्ल्ड फिगर्स हैं वो भी, जहां पे आपको कुछ कोई सबूत नहीं मिले, किसी बात को खुर्द बुर्द करना है, किसी इशू को पॉल्यूट करना है, इशू को कंफ्यूज करना है, तो आप अंडरवर्ल्ड फिगर्स का नाम ले लीजिए और सबसे बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम का नाम। एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम के दोस्त क्रिकेट, बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां भी हुआ करती थी। दाऊद की पार्टियों में भी इनको देखा गया। उस दौर में दाऊद ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन भी बनाए थे, लेकिन देश के खिलाफ युद्ध छेड़कर दाऊद ने अपने दहशत के साम्राज्य पर आखिरी कील ठोकी। आज मुंबई से दाऊद की दहशत खत्म हो गई है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट और ड्रग्स से लेकर रियल एस्टेट पे, हर धंधे पे दाऊद की पकड़ मजबूत थी। और मुंबई में अपने पांव को मजबूत करने के लिए दाऊद ने पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बनाए। लेकिन मुंबई में हुए 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद के पांव उखड़ गए और धीरे धीरे उसकी दहशत भी खत्म हो गई। महाराष्ट्र की पुलिस ने मुंबई में और भारत की एजेंसियों ने दुनिया में दाऊद के खिलाफ मुहिम शुरू की। दाऊद को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आतंकी घोषित किया गया। पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाकर रखा गया। दाऊद की हर गतिविधि पर खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। मुंबई में दाऊद और उसके विरोधी गैंग पर कार्रवाई की गई। मुंबई में गैंग वॉर खत्म हुई और इसी के साथ दाऊद की दहशत भी। दाऊद को मुंबई में कमजोर करने के लिए एजेंसियों ने उसके गैंग के मेंबर्स का एनकाउंटर कर दिया या फिर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। दाऊद का आर्थिक साम्राज्य खत्म करने के लिए उसकी कई सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जिनमें से कई सारी संपत्तियों की नीलामी भी कर दी गई। सच्चाई यही है कि बॉलीवुड की फिल्मों के स्क्रीन प्ले को छोड़ दें, जिसमें दाऊद के किरदार को बार बार दिखाया गया है, तो अब भारत के इस मोस्ट वांटेड का दखल कहीं नजर नहीं आता। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है क्रिकेट, सट्टा बाजार और रियल एस्टेट में दाऊद के लोगों का दखल हो सकता है, लेकिन 90 के दशक जैसा दबदबा अब मौजूद नहीं। इसके बावजूद दाऊद का नाम आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि दाऊद भारत की सीमा के बाहर ही सही लेकिन जिंदा है। लोगों के मन में दाऊद जैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर को लेकर बहुत आक्रोश और नफरत भी है। ये भी एक वजह है कि उसके नाम का फायदा लोगों को अपने समर्थन में लाने के लिए उठाया जाता है। दाऊद एक ऐसा नाम है जो नाम लेने से बहुत लोगों के काम हो जाते हैं, तो वो बहुत काम का नाम है जो दाऊद का नाम है। वो बिकता भी है और उसकी अहमियत भी है। जब से बॉम्ब ब्लास्ट के बाद 93 के बाद कुछ दबदबा जो है वो दाऊद गैंग का कम हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उनके शायद कुछ लोग आज भी सक्रिय होंगे, लेकिन वो क्राइम एक्टिविटीज में नहीं है। साफ है, दाऊद से रिश्ता आज के दौर में फायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा है। 1993 ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विलन है, लेकिन ये भी सच्चाई है दाऊद से पुराने रिश्तों के सबूत आज भी किसी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। प्रमोद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई ड्रग्स केस की जांच कहां तक पहुंची है, इस बारे में भी आपको जानकारी दे दें। इस मामले में एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि इस मामले में अहम गवाह प्रभाकर साइल से पूछताछ के बाद जांच को एक दिशा मिल गई है। टीम इस मामले में किरण गोसावी और दूसरे लोगों से भी अब बातचीत करेगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से 15 घंटों से भी ज्यादा मैराथन
जो सवाल जवाब किए, पूछताछ की, और अब तक की पूछताछ में क्या निकला ये बताने के लिए हमारे साथ एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह साहब है। सर ये बताइए, अभी तक की जांच में क्या कंक्रीट निकल के आया है, और इतनी मैराथन जो पूछताछ जो है प्रभाकर सैल से हुई, की विटनेस था, और उससे पहले आप एयरपोर्ट से आके सीधा ही आपने स्पॉट विजिट किया, उसका क्या मकसद था? जांच टीम इस बार जब आई तो पहले हम लोग स्पॉट विजिट किए और वहाँ से साक्ष्य जुटाए गए, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने हासिल की। और हमें इंतज़ार था प्रभाकर सैल जी का, जो कि हमारे प्रमुख गवाह हैं इस केस के। उनकी तरफ से ही एफिडेविट आया था जिस पे हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए ये इंक्वायरी ऑर्डर की थी मुख्यालय से। तो उनके आने से इंक्वायरी को एक दिशा मिली है, लेकिन इंक्वायरी के अंदर हम किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं या क्या हो रहा है ये बताना मेरे लिए संभव नहीं। सर अभी और जो है गोसावी, जो किरण गोसावी है, उससे कैसे पूछताछ करेगी? वो तो कस्टडी में है अभी। किरण गोसावी अभी जैसा कि पता चला है पिछले कल वो जुडिशियल कस्टडी में पहुंच गए हैं। तो हम इस प्रोसेस में हैं कि माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके उनको जुडिशियल कस्टडी में हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर एक अहम किरदार है इसमें पूजा डडलानी, जिन्होंने शाहरुख खान के बिहाव पे पैसे दिए थे, वो बात सामने आई है। तो इसमें कंप्लेनेंट तो पूजा डडलानी बनती है, तो उनको समन किया गया है, उनसे पूछताछ कब होगी? क्योंकि वही सारी बातों को बता सकती। प्रभाकर तो एक विटनेस के तौर पे वहाँ पे मौजूद था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लेने से विश्वास नहीं रखता लेने में। तो हम लोगों की कोशिश है कि इस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी गवाह हैं या साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करें, जब जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग इस जांच में उसको शामिल करें। थैंक यू सर। तो ये थे ज्ञानेश्वर सिंह, जिनका साफ कहना है कि अब एक दिशा मिल चुकी है प्रभाकर के बयान के बाद विजिलेंस टीम को, और आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए और तमाम लोगों के बयान दर्ज कर जो एक जाँच की जो मुकम्मल जो निर्णायक नतीजा है वो सामने आ जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.